देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है, सैम्पल पेपर। ठीक है ना, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। इसमें देखो हमारे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं आपके। ठीक है। और यहाँ पे जो हैं 50 वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जो यहाँ पे क्या है, अतिलघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय, और उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं। ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो आपके MCQ हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे खंड अ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, सेक्शन ए ये है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, ये बताना है आपको। तो एक बात बताओ, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है। तो सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है भाई, ऐसी संख्याएं जैसे कि यहाँ पे एक बात बताओ, ये है पहला है आपका 14 और 35। जैसे कि इनके फैक्टर करके देखो, 14 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 × 7। ठीक है, 1 × 2 × 7। अब यहाँ पे देखो 35 के हमारे कितने हैं, 1 × 5 × 7। तो इसमें देखो ऐसा कोई नंबर केवल एक के अलावा कोई भी वैल्यू आपकी कॉमन ना है। जैसे कि इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 7। तो ये आपकी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद आएगा आपका सेकंड। देखो यहाँ पे है बी, इसकी 18 और 25। ठीक है, ख पार बी वाला ऑप्शन है। इसके करके देखो 18 के, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 1 × 2 × 3 हो गया आपका। ठीक है, 18। और 25 को देखो, ये हो गया आपके 1 × 2 5 × 5। तो यानी कि देखो इनमें एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सहभाज्य हो जाएगा। इसके अलावा हम अभी सी और डी को भी चेक करके देख सकते हैं। जैसे 31 और 93 है। ठीक है, तो यानी कि ये देखो 31 का तो कोई गुणनखंड होगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 31 × 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि ये 93 लिखा है हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 31, 31 × 3 = 93। तो यानी कि इसमें तो देखो आपका 31 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका सहभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही आपकी 32 और 62 है। ठीक, 32 और 62, तो इसमें भी देखो 2 से दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो ये आपकी सहभाज्य नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का बी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद दे रखा है आपको, x² प्लस a+1x। ठीक है ना, प्लस b। इसके जो शून्यक दे रखे हैं हमें, तो इसके शून्यक क्या दे रखे हैं कि एक तो दे रखा है 2 और एक दे रखा है -3। तो एक बात हमें पता है कि अगर जो भी किसी बहुपद के शून्यक होते हैं, तो उसमें अगर उस शून्यक को रख दें तो उस शून्यक की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, शून्य हो जाती है। तो हम यहाँ पे रखेंगे x = 2 रखेंगे इस बहुपद में। ठीक है भाई, p(x) मान लें इसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा p(2). तो ये हो जाएगा देखो 2 का वर्ग प्लस ये हो गया आपका a+1 × 2 प्लस b। तो यहाँ पे देखो = 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा देखो 4 + 2 का गुणा करेंगे तो 2a + 2 + b = 0। तो यहाँ से देखो हमारी एक इक्वेशन बनेगी, ये बन गई 2a + b, 2 और 4 6, प्लस के 6 = 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड वैल्यू है आपकी -3। तो यहाँ पे हम इसमें x = -3 रखेंगे। ठीक है ना, x = -3। तो ये हो जाएगा p(-3) रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। -3 का स्क्वायर प्लस a+1 और x की जगह -3 + b = 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 9 - 3a, गुणा करेंगे तो इसका इसमें -3 + b = 0। तो ये हो गया देखो -3a + b, और ये 9 में से 3 गए तो 6 बच गई भाई, बराबर 0। इसे मान लो देखो आप इक्वेशन 1, और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों को सॉल्व कर दो भाई, 2a + b, और ये हो गया आपका +6। इसमें भी 6 आया देखो, इसमें भी 6 = 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। तो घटा दो भाई, बहुत आसान है हमारे लिए, माइनस माइनस माइनस, तो b प्लस का और माइनस का कट गया, ये 6 + माइनस कट गया, माइनस का 5a = 0 हो गया हमारा। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, -5a = 0। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई।
जब ए की वैल्यू 0 है तो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, आप कह सकते हो बिल्कुल हो गया आपका। ठीक है, ए की वैल्यू 0 तो किसी भी इक्वेशन में रख दो 1 या 2 में, ये ए 0 तो बी की वैल्यू आ गई आपकी -6। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना भाई। अब आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा कि ये पूछ रहा है कि n² - 1 अगर 8 से विभाज्य है तो वो कैसी संख्या होगी। तो एक बात बताओ, जैसे कि n की जगह पे आप कोई एक प्राकृतिक संख्या ले सकते हो, या कैसा नंबर लोगे कि जब 8 से विभाजित हो जाए। जैसे कि देखो आपने 1 रखा, 1 का वर्ग 1 -1 0, यानी कि 1 तो 0 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते आप। फिर से 2 रखो, 2 का वर्ग 4, 4 में से 1 गया 3 बचा, 2 सम संख्या है, 2 का वर्ग -1 यानी कि 4 -1 3 आ गया, ये डिवाइड नहीं है 8 से, है ना। तो ये बात तो हो गई कि सम संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद देखो 3 रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर -1 9 -1 ये हो गया 8। भाई 8 8 से डिवाइड है, तो यानी कि एक बार 3 विषम संख्या तो हो सकता है, उसमें विषम ऑप्शन है, तो एक 5 और रख के देख लो। 5 का स्क्वायर -1 25 -1 कितना हो गया तुम्हारा 24। ठीक है, तो ये देखो 24 में 8 से डिवाइड हो रहा है भाई। तो हम कह सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। रैखिक दो चर वाली जो रैखिक समीकरण होते हैं उसमें हमें बताना है कि अगर a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है ना, और a2x + b2y + c2 = 0, तो इसमें ये बोल रहा है कि कोई हल नहीं होगा, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होती है। तो 3 कंडीशन होती हैं, वो आपको पता ही है कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, ठीक है ना, तो उसका एक हल होता है। ठीक है भाई, एक हल होता है और रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड केस है कि अगर a1/a2 है और b1/b2 होता है, लेकिन c1/c2 नहीं होता, ठीक है, तो वो हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं और उनका कोई भी हल नहीं होता है। तो हमें यही वाला केस पूछा है इसमें। ठीक है, और तीसरा होता है कि ये तीनों इक्वल हो जाएं तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा आपका चौथे का ए। तो ए ऑप्शन सही है आपका बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद देखो 5 पांचवें में बोल रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ये तो आप देखो जैसे कि 2 है और एक √3 है, तो दोनों का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है भाई, अपरिमेय संख्या होगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। तो 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो इसके बाद आएगा आपका 6 ऑप्शन। ठीक है, 6, तो इसमें पूछ रहा है आपको कि ax² + bx + c के, ये आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है, ax² + bx + c = 0। तो इसके बारे में कौन से मूल हो सकते हैं और कौन से नहीं, तो आपको बताना है कि कौन से सही हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि b² - 4ac = 0 होता है तब 2 मूल होते हैं और दोनों वास्तविक और भिन्न होते हैं, 2 वास्तविक। ठीक है भाई, वास्तविक मूल और भिन्न होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। अगर b² - 4ac = 0 हो जाता है तो वास्तविक मूल और समान होते हैं भाई, दोनों 2 वास्तविक मूल होते हैं, दोनों समान होते हैं। ठीक है, अगर b² - 4ac <0 हो जाता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। तो इसमें देखो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ऑप्शन सही हैं। ठीक है ना, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। इसमें आपको एक एपी दे रखी है कि समांतर श्रेणी, इसमें -5 -5/2 0 5/2। ठीक है, तो इसका आपको 11वां पद बताना है। ठीक है भाई, 11वां पद। तो एक बात बताओ, सबसे पहले ये आपका ए है -5, तो हम डी निकालते हैं, एपी में समांतर श्रेणी दे रखी है ना, तो डी = या तो इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, तो ये 0 -5/2, तो ये आपका आ जाएगा 5/2। कोई भी 2 टर्म ले सकते हो आप, जो आपको आसान लगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें क्या चाहिए, ए 11, 11th टर्म, ए क्या है वैल्यू हमारी -5 प्लस 11 माइनस 1, डी कितना है हमारा 5/2। तो ये हो गया -5 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से ये कट गया 5 बार, तो ये हो गया तुम्हारा -5 प्लस 5 पंजे 25, तो 2 कट गया, ये बचा आपका 20। ठीक है भाई, जो इसका 11वां पद है वो होगा 20। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, 7 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि 3 शीट्स दे रखे हैं एक त्रिभुज के भाई। ठीक है, एक कोई पॉइंट मान लो, कैसा भी त्रिभुज बना लो आप समझने के लिए केवल। ठीक है, -4,0, बी दे रखा है 4,0, सी दे रखा है 0,3। तो ये किस तरह का त्रिभुज है ये बताना है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो तीनों भुजा की लंबाई याद करो भाई। सबसे पहले देखो ए बी, तो -4 क्या हो जाएगा, -8 का वर्ग हो जाएगा भाई, और प्लस 0 का वर्ग। ठीक है, तो 0 ही है। ये 64 का वर्गमूल डिस्टेंस है, तो 8 आ गई। ठीक है भाई, बी सी 4 - 0 4 का वर्ग, 0 - 3 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा हमारा 16 + 9 25 अंडर रूट में, तो 5 आ गई वैल्यू। ठीक है भाई, अब देखो ए सी की वैल्यू निकालो, यानी कि 3 भुजा निकालनी हमने ए सी। ठीक है, 0 - 4 का वर्ग प्लस ये 3 का वर्ग। ठीक है भाई, ये भी 16 + 9 कितना आ गया आपका 25 रूट में, तो ये आ जाएगी 5। अब एक बात बताओ, ये हो गया हमारा, क्योंकि दो साइड देखो बराबर हैं, 5 और 5, तीसरी अलग है, सम कोण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो साइड का स्क्वायर तीसरे के बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कैसा, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी दो भुजा समान है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8 का। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन किसका है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज आपका पता है बिल्कुल, थेल्स की प्रमेय है भाई। ठीक है ना, किसकी, थेल्स की प्रमेय। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो होगा, अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, यहाँ पे आपका दे रखा है सर्किल एक, ठीक, त्रिभुज है, इसमें इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और इन दो पॉइंट पर हमारी कोई दो स्पर्श रेखाएं हैं, पी और पी बी आपकी दो स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि ये आपका कोई ए पॉइंट दे रखा है, इस पे कोई आपकी स्पर्श रेखा है एक, और एक इस पे कोई आपकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है पी, पी ओ, ये है आपका ओ, ये है आपका ए, और ये है आपका बी। ठीक है, यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी है कि ये एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई ओ केंद्र वाला अब हमें कोई वृत्त मिलता है, ठीक है ना, सर्किल, तो अगर कोई उस पर बाहर कोई एक बिंदु है, उससे अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर जैसे कि ए ओ है, ठीक है, और ये जो है सेंटर पर, ये जो है सेंटर पर, केंद्र पर जो हमारा कोण बनाता है, इन दोनों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो कोण है हमारा, इसका 2 गुना होता है अगर यहाँ पे ओ ए बी या ओ बी ए के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो कितना है हमारा कोण, अगर यहाँ पे दे रखा है हमें कोण ए पी बी, ठीक है ना, ए पी बी दे रखा है, तो ये जो कोण है हमारा इसके 2 गुने के बराबर हो जाएगा, किसके, ट्वाइस ऑफ ओ ए बी के, या फिर इसे भी इक्वल ले सकते हैं कि ओ बी ए के, क्योंकि ये जो दोनों कोण हैं हमारे समान होते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं, जो त्रिज्या जो समान भुजा होती है उसके सामने का कोण समान होता है भाई। ठीक है ना, तो यानी कि ये दे रखा है देखो हमें 50 डिग्री, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ ए बी। तो अगर हमें ओ ए बी निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 25 डिग्री। ठीक है ना, तो ये याद रखना है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 10 का, ए वाला। ठीक है भाई,
क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है कि 2tan, ये 30 डिग्री है, यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा सा, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर 30 डिग्री। ठीक है भाई, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। 2 इंटू 33 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वेयर, तो ये हो गया हमारा 2/√3, और यहाँ पे 1 माइनस 1/3। तो इसका देखो एलसीएम ले लो आप, ये तो रहेगी सेम 2/√3 बटे, यहाँ पे 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/3। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 3 पहुँचेगी ऊपर, तो ये हो जाएगा 3/√3। √3 से ये कट जाएगी वैल्यू √3। अब एक बात बताओ, इसमें वैल्यू cos 60 की √3 होती है, किसकी होती है, tan 60 की होती है भाई, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। तो 11 का हो गया ऑप्शन नंबर सी सही हो गया भाई। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12। 12 में बोल रहा है कि आर त्रिज्या है और थीटा है आपका थीटा डिग्री त्रिज्य खंड बना रहा है। ठीक है, ये केंद्र है किसी वृत्त का, उस पर देखो उसकी त्रिज्या दे रखी है आर, यहाँ पे कोण बना रहा है हमारा कितना, थीटा। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर। लेकिन देखो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है कोई, यहाँ पे देखो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर, ऐसा नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऐसा दे रखा है कि थीटा बटे 720 गुणा 2 पाई आर स्क्वेयर, तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, 2 से इसे काट देंगे तो ये 360 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोल रहा है कि गिल्ली डंडे के खेल के मैदान में खेल में गिल्ली का आकार किसका संयोजन होता है। तो आपको पता है भाई गिल्ली किस तरह की होती है, लगाने के लिए डंडे से उसे इस तरह से बनाते हैं आप, ठीक है ना, कि दोनों तरफ से पैनी। तो यानी कि एक बात बताओ, ये क्या बना आपका, एक बेलन बना हमारा, ठीक है ना, और दोनों सिरों पर बेलन व 2 शंकु, एक बेलन बना और 2 शंकु बने। ठीक है भाई, एक शंकु, 2 शंकु और एक बेलन, तो तेरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो बहुत आसान है बिल्कुल आपका, इसमें डिग्री पूछी है, वैल्यू sin 90 की वैल्यू पूछी है आपको, ये होती है 1। ठीक है, cos 90 की वैल्यू पूछी है आपको, ये होती है आपकी 0। ठीक है, tan 60 की वैल्यू अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है हमने, ये होती है √3। sec 45 क्या हो जाएगी आपकी, √2। ठीक है, जो भी ऑप्शन है आपका, sin 90 मिल गया आपका थर्ड से, ए थर्ड कौन से ऑप्शन में, केवल सी में, तो वही सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। ये बोल रहा है कि किसी समय खंबे की छाया खंबे की लंबाई की, यानी कि कोई एक खंबा है, सूरज इस तरफ है ना, उसकी जो छाया है इस तरफ बनेगी जब सूरज इस तरफ है, तो लंबाई की √3 गुनी है। अगर देखो ये एच है तो ये कितनी हो जाएगी, एच √3 टाइम्स बोल रहा है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ये थीटा पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा देखो ABC त्रिभुज, तो यहाँ पे आप बनाओगे एच अपॉन क्योंकि जो 2 साइड हमें दे रखी है उन्हीं का यूज करेंगे, h/√3 क्या होगा, लंब बटे आधार tan थीटा। तो देखो यहाँ पे h से h कैंसिल एक बार, तो ये 1/√3 बराबर tan थीटा। तो tan में 1/√3 किस पे होती है वैल्यू, tan 30 डिग्री भैया। ठीक है, तो ये tan थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो 1 + tan थीटा है आपका, माइनस प्लस sec थीटा, सेकेंड कोष्ठक में दे रखी है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू पूछी है मैं कि इसका मान बताओ क्या होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे tan को आप किस में चेंज करोगे, साइन कोस में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो गया हमारा sin थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस ये हो जाएगा आपका 1/cos थीटा, ये हो गया आपका देखो 1 + cot थीटा बराबर होता है हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है ना, माइनस इसे लिखेंगे हम 1/sin थीटा। अब देखो इसका एलसीएम cos थीटा ले लो आप, cos थीटा हो गया वही। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, cos थीटा।
ठीक है ना, प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है ना। इन दोनों का देखो यहाँ पे हर में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है -1, तो हम इसे मान लेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है आपका a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, इक्वल टू खोल दो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन यहाँ पे आ गई आपकी वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये 1 प्लस और ये माइनस कट गई, तो यहाँ पे वैल्यू बची 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया तो 2 बचा, 2 किस ऑप्शन में है, बिल्कुल सी ऑप्शन, 16 का सी, ठीक है भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे, 17, ठीक है। ये बोला कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता की घटना की जो प्रायिकता है ये 2/3 तो हो सकती है, क्योंकि बताया था आपको कि 0 से बड़ी और बराबर हो सकती है और 1 से छोटी, बिल्कुल है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस की 1.5 यही नहीं है, क्योंकि कभी भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है भाई, प्रायिकता नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो 15%, 15/100 हो जाएगा, 0.7 बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। 18 देखो, ये दे रखा है कि संचयी बारंबारता की रचना में उपयोगिता होती है, किसकी उपयोगिता में, किस में यूज होता है आपका संचयी बारंबारता, तो आपको पता है कि संचयी बारंबारता यानी कि CF, ये तो आपको पता है बारंबारता किस में होती है, माध्यिका में, ठीक है भाई, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, जिसे आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, यहाँ पे दे रखा है माध्यक, है ना, N/2 और CF जो यूज होता है आपका, ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 का बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि आंकड़ों में बहुलक क्या होता है, बहुलक बताओ, 2 3 7 2 7 5 3 और 7। अब एक बात बताओ, बहुलक होता है कि जो कोई भी टर्म यानी कि पद इनमें से सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो, देखो 7 आ रहा है, तो इसका जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा 7, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है वो आपका बहुलक कहलाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। अब देखो ऑब्जेक्टिव खत्म होने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। माध्य दे रखा है क्या 16, बहुलक दे रखा है क्या 13, तो इसकी माध्य का पूछ रहा है, ठीक है ना, तो मॉड यानी कि बहुलक बराबर 3 मीडियन -2 मीन होता है फॉर्मूला, ठीक है भाई, यानी कि माध्य बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपका 3 माध्यक -2 मीन, ठीक है ना। तो इसका जो माध्यिका होगी, माध्यिका मीन्स माध्यक बोल देते हैं उसको, ठीक है। बहुलक आपको देखो दे रखा है 13 इक्वल टू ये माध्यक आपको पूछा है, यानी कि माध्यिका 3 गुणा ये माध्यिका पूछी है आपको, ठीक है भाई, -2 गुणा माध्य दे रखा है 16, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 13 -3 गुणा ये माध्यिका आपकी 16 दूनी 32, 32 को इधर ले आओ भाई, है ना, जुड़ जाएंगे ये, 3 और 2 5, 3 और 1 4 बराबर 3 गुणा माध्यिका, तो माध्यिका में देखो 3 का गुणा हो रहा है तो इस इधर लगा देंगे भाग, तो माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा 3 से भाग 45 में 15 बार, ठीक है भाई, तो ये आ जाएगी आपकी 15, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुए, ठीक है। अब आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर खंड बी सेक्शन बी दे रखा है आपको, ठीक है, सेक्शन बी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध करना है आपको, ठीक है भाई, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये देखो 3√2 क्या है, एक आपकी अपरिमेय संख्या है। तो ये तो आपको पता ही है कि हम विरोधाभास का यूज करते हैं यहाँ पे, है ना, विरोधाभास जो कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं भाई, ठीक है ना। मान लिया, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो केवल देखो √2 को प्रूफ करना है, वो अलग मेथड से आता है। केवल यहाँ पे क्योंकि दो एक परिमेय का परिमेय संख्या का है, तो इसको अलग मेथड से करते हैं, ठीक है। और एक चीज मानते हैं, तथा यहाँ पे देखो 3√2 बराबर a/b मान लिया, ठीक है भाई, जहाँ पे a व b तो 0 के बराबर नहीं है, पहली बात, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो सह अभाज्य का मतलब क्या होता है आपका, बताओ। संख्याएं कि ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे 3 का इसमें मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, √2 = a/3b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो a, b और 3, चूंकि a, b व 3 पूर्णांक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक, और सहभाज्य हैं वही, ठीक है ना। पूर्णांक होते हैं ना, ये a और b पूर्णांक है हमारे यहाँ पे, पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि a/3b एक परिमेय संख्या होगी भाई, a और b हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इसलिए यहाँ पे देखो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये तो हमें क्या मिल गया, एक विरोधाभास मिल गया ना। परंतु हम ये वाली थ्योरम तो पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, √2 वाला केस जो पहले ही प्रूफ कर चुके थे। परंतु √2 या फिर हम कह सकते हैं कि इससे एक इस कथन किसकी, जो हमने माना है, ठीक है, इस कथन की या कथन का कह लो विरोधाभास, गलत कल्पना या फिर विरोधाभास कह सकते हैं, ठीक है ना, विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ कि क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, जो हम पहले प्रूफ कर चुके थे कि √2 एक कैसी संख्या है, कि अपरिमेय संख्या है, उसका विरोधाभास मिला ना हमें। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने कल्पना की है, मानी है वैल्यू, क्या माना था ये, तो इसलिए हमारी कल्पना जो हमने माना है, ठीक है ना भाई, गलत साबित होती है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है भाई। तो हम कह सकते हैं कि 3√2 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, या फिर है, कह दो, ठीक है भाई। अब देखो ये तो हो गया हमारा प्रूफ। अब देखो यहाँ पे इसके बाद आएगा आपका सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या करना है आपको, इसका सेकंड ख पार्ट, दर्शाइए कि बिंदु, यहाँ पे देखो कोई एक लाइन है ना, इस पे ए पॉइंट है, ये दे रखा है आपको 4, -1, बी कोई पॉइंट दे रखा है -2, -3, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, यानी कि समान 3 भागों में एक बिंदु तो बांट नहीं सकता, यहाँ पे 2 बिंदु होने चाहिए कहीं पे, है ना। तो इसको मान लिया हमने P और इसको मान लिया Q। तो इन बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है हमें। तो अब एक बात बताओ, ये 1, 2 और 3 तीन हिस्से हो गए। अगर हम इसका रेशियो पूछें तो ये हमें 1:2 में विभाजित करेगा, एक हिस्सा इधर है, 2 इधर है, ठीक है। और Q के लिए देखो 2 इधर है और एक इधर है, तो इसके लिए जो विभाजन डिवीजन होगा ना, वो 2:1 होगा, कि ये 2:1 में विभाजित कर रहा है इस रेखाखंड को, ठीक है ना। तो बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं हम, ठीक है ना, बिंदु P के लिए। तो देखो हम निकालेंगे अंत विभाजन का सूत्र क्या होता है हमारा, अगर हम इसको मान लें कि x, y है ये, ठीक है। तो x = फॉर्मूला होता है हमारा क्या, अगर हम इसे मान लें m/n, तो ये हो जाएगा mx2 + nx1 /m + n, ठीक है भाई। निकालो, डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है।
m हमारा 1, x2 ये x1 ये y1, ठीक है, और ये आपका x2 और y2। तो m x2 है हमारा -2 प्लस n हमारा है 2, x1 क्या है हमारा 4 अपॉन m1 प्लस m2, 1 + 2 3 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये देखो -2 + 8 अपॉन 3, 8 में से 2 गई 6/3, यानी कि ये तो आ गया आपका 2, ठीक है भाई, x कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखो y निकालते हैं, तो ये होता है आपका my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो m क्या है आपका 1, y2 कितना है -3, n कितना है 2, y1 कितना है -1 अपॉन m प्लस n 3 हो गया। ये हो गया देखो -3 और 2 × 1 -, तो -1 अपॉन 3, यहाँ पे ये 2 है भाई, ठीक है, 2 × 1 तो -5/3। तो यानी कि बिंदु P के जो निर्देशांक आए आपके वो हो गए 2 -5/3, ठीक है भाई। अब ऐसे ही देखो बिंदु Q के लिए, ठीक है, बिंदु Q के लिए यहाँ पे m अनुपात n चेंज हो जाएगा बस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा देखो x = m कितना है हमारा 2, x2 है हमारा -2 प्लस y1 n कितना है 1, y1 कितना है -1। mx2 प्लस nx1, mx2 है हमारा -2 और ये है 4 प्लस का, ठीक है भाई, गलत नहीं करना। 1 + 2 हो गया 3 इक्वल टू ये हो जाएगा -4 + 4 इक्वल टू अपॉन 3, ये हो जाएगा 0, ठीक है भाई। अब देखो y = my2, m है हमारा 2, y2 है हमारा -3 प्लस n है हमारा 1, y1 है हमारा -1 अपॉन ये 3 हो गया। ये देखो -6 -1 अपॉन 3, तो माइनस के 6 और 1 -7/3, तो Q के निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे 0, -7/3, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका पार्ट ये दे रखा है कि कोण ए के लिए सेक ए दे रखा है आपको कितना 12/5। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये कथन सत्य है या नहीं, ये बताना है। तो एक बात बताओ, हम ये बात सत्य है क्योंकि जो सेक ए होती है उसका जो परिसर है हमारा, ठीक है भाई, परिसर क्या होता है कि r में से -1 से 1 के बीच में नहीं होती वैल्यू, ओपन इंटरवल है ना, यानी कि -1 से 1 के बीच में कुछ वैल्यू नहीं हो सकती, केवल बाकी सारी होंगी, ठीक है ना। तो ये बात सत्य है, ठीक है भाई। तो इसका रीजन हो गया आपका ये कि इसका जो परिसर है ओपन इंटरवल है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आएगा आपका इसका ग पार्ट, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश यानी कि 4 अंश होंगे, उसके चौथा हिस्सा उसका क्षेत्रफल बताना है आपको, ठीक है भाई। तो एक बात बताओ, ये चतुर्थांश कितने अंश का कोण बनाता है, एक 90 अंश का। तो थीटा = क्या हो गया आपका 90 अंश, ठीक है भाई, दिया है आपको। उसकी परिधि दे रखी है, परिधि क्या फॉर्मूला होता है 2πr, कितनी दे रखी है 22, ठीक है, परिधि। तो यहाँ पे देखो 2 गुणा पाई की वैल्यू लगाओ 22/7 गुणा r बराबर 22। तो देखो यहाँ पे r 7 का तो भाग इधर गुणा हो जाएगा, तो r बराबर 22 गुणा 7/2 गुणा 22। तो देखो 22 से 22 कट गया। तो हमें क्या निकालना है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चतुर्थांश जो है हमारा एक सेक्टर बनेगा, यानी कि त्रिज्यखंड, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 गुणा πr² लगा दो भाई वैल्यू। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया था r निकालने के लिए, ठीक है। r की वैल्यू आई आपकी 7/2। तो θ है हमारा 90/360 गुणा पाई की वैल्यू रख दें 22/7, जरूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं। r क्या है हमारा 7/2 गुणा 7/2, एक साथ से एक साथ कैंसिल, 0 से 0, 9 चौके 36, ठीक है भाई। 2 से ये 11 बार, तो 11 7 ये हो गया आपका 77/4 दूनी 8। तो ये सेंटीमीटर दे रखा है क्या, हाँ जी, सेंटीमीटर² हो जाएगा, ठीक है। 8 7 56, 9 सही 5/8 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, सेंटीमीटर², ठीक है भाई।
इसके बाद देखो इसका आएगा पांचवा पार्ट, पी ऑफ ई दे रखी है, यानी कि किसी घटना की प्रायिकता दे रखी है 0.05। पी ऑफ ई नहीं पूछी है आपको, तो आपको ये चीज़ फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नहीं, यानी कि कोई भी घटना किसी के होने, ठीक है, और न होने दोनों का योगफल क्या होता है, हमेशा 1 होता है भाई, ठीक है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पी ई नहीं चाहिए। तो पी ई नहीं के लिए हम क्या करेंगे कि ये 1 माइनस, इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 1 माइनस 0.05। तो ये हो गया आपका कितना, 0.95, ठीक है भाई। 0.5 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो इसका बचा लास्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है च, ठीक है। छठवां ये बोल रहा है कि बिंदु क्यू कोई पॉइंट दे रखा है आपको 0,1। बिंदु पी और आर दे रखे हैं कहीं पे, एक दे रखा है पी जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 5,-3, और आर दे रखा है जिसके दे रखे हैं x,6। तो यानी कि क्यू कहीं पे कोई पॉइंट है भाई, ठीक है। तो ये क्यू से दोनों बिंदु कैसे हैं, समदूरस्थ हैं, यानी कि समान दूरी पर स्थित हैं। तो क्या करोगे आप कि क्यू से पी की दूरी बराबर क्यू से आर की दूरी, दोनों को हम समान रख देंगे, चूंकि क्यू पी व आर से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है भाई। तो हमने इक्वल कर दिए दोनों की डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्यू पी 0-5 का वर्ग, ठीक है भाई, और यहाँ पे 1 माइनस माइनस तो 1+3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू इसमें से 0-x का वर्ग प्लस 1-6 का वर्ग, ठीक है भाई। देखो दोनों का वर्ग कर देते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये -5 का वर्ग 25, ये 3 और 1 4 का वर्ग 16 बराबर -x का वर्ग x² प्लस ये 1 - 5 25 हो जाएगा 5 का वर्ग, ठीक है। 25 से 25 कट गया तो x² बराबर आएगा 16। तो x बराबर आ जाएगा ±16 4, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या है, तो x की दो वैल्यू हो सकती हैं, एक तो 4 हो सकती है और एक -4। तो यानी कि जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो या तो 4,6 हो जाएगा, ठीक है, r कोऑर्डिनेट, या फिर -4,6 हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई क्या करना है हमें कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, पहले तो ये बताओ संपूरक कोण, ठीक है। ऐसे कोई दो कोण जिनका योगफल अगर a + b है तो उनका 180 होना चाहिए योगफल, ठीक है भाई, ये कहलाते हैं आपके संपूरक कोण। तो ये बोल रहा है कि छोटा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो मान लो बड़ा कोण a है, ठीक है, a है, ठीक है भाई, मान लिया। तो छोटा कोण कितना हो जाएगा भाई, b, छोटा कोण b बराबर हो गया, यानी कि जो a है उससे कितना कम है 18, यानी कि अगर छोटे को b मानेंगे तो बड़ा a + 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर छोटा कोण उससे 18 कम है या छोटे कोण से 18 ज़्यादा हो गया ना ये, तो इसलिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, a + a - 18 बराबर 180 डिग्री। तो a + a कितना हो जाएगा 2a बराबर -18 राइट हैंड साइड आके प्लस हो जाएगा 180 + 18। तो ये हो जाएगा आपका 8 9 1 2a। तो देखो a बराबर हो गया हमारा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 निम्मा 18 और 2 निम्मा 18, ठीक है। तो a तो आ गया आपका इतना 99 डिग्री, ठीक है। तो b कितना हो जाएगा आपका कि a में से कितने घटाने हैं 18। तो ये हो जाएगा 9 में से 8 गए 1, 9 में से 1 गया 8, तो 81 डिग्री। तो देखो दोनों कोण हमारे एक, दोनों का डिफरेंस हो गया, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ये ए था क, ठीक है भाई। अब आएगा आपका कौन सा, ख।
इसमें ये बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है भाई, कि एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, कोई इस तरह का है। यहाँ पे दे रखा है कि ए बी यू एक भुजा है उसकी और एक डी सी है, तो ये वाली भुजा इसके समांतर दे रखी है पहली बात। तो विकर्ण ए सी और बी डी, यानी कि ए सी ये रहा आपका एक विकर्ण और एक बी डी, दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। ठीक है भाई, ये मान लिया हमने ओ बिंदु है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें सिद्ध करना है भाई, सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं। सबसे पहले सिद्ध करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो सबसे पहले देखो, हमें दो त्रिभुज मान देख लो जिसमें जिन त्रिभुज में इनकी साइड का यूज हो रहा है ना, उन्हीं को यूज प्रयोग करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे समरूपता का नियम लगेगा। जैसे कि देखो ओ ए सी कहाँ है, ओ ए ओ बी है, ओ ए ओ बी, तो ये वाला देखो त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है ना, तुलना करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो एंगल हम ऐसा कह सकते हैं कि ए ओ बी, यहाँ पे देखो क्योंकि ये लाइन समांतर है दोनों रेखा ए बी और सी डी, तो इन्हें ये कट कर रही हैं। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे हमारे शीर्षाभिमुख कोण, कोण सी ओ डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण इस वजह से समान है। ठीक है भाई, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसके बाद देखो क्योंकि ये समांतर थी तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डी सी ओ त्रिभुज पहले ये लिखा है तो ऐसे लिख लो ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ठीक है, ये हो गए एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण हैं। ठीक है भाई, इसलिए समान होंगे एकांतर अंतःकोण। अब ऐसे ये वाला है इसके समान है तो ये तो इसके समान होगा ही अपने आप, क्योंकि दोनों ही तो कट कर रहे हैं, दोनों समांतर रेखाएं हैं डी सी और ए बी। तो ये भी कह सकते हो आप एंगल ओ बी ए या ए बी ओ कह सकते हैं इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ये भी तो एकांतर अंतःकोण है। तो हम कह सकते हैं बाई ए सिमिलरिटी है ना, ए समरूपता के द्वारा, समरूपता से। ठीक, तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये दोनों समरूप हो गए, तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी तो आपस में कैसी हो जाएंगी, समान अनुपात में हो जाएंगी। तो ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी हो जाएगा इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे देखो हमें जितनी ज़रूरत है केवल हम उतना ही कहेंगे कि ये तीनों साइड का रेशियो समान होगा, लेकिन हमें तो ज़रूरत इतने की है, तो हम कह सकते हैं कि यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है भाई, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, अब देखो इसका आ गया आपका ग पार्ट में क्या है, ये बोल रहा है कि आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा है। ठीक है ना, दो घात वाला क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे बहुपद के, तथा शून्य कोण गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर करो, ये हो जाएगा 3x² माइनस के 4x। देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12, तो माइनस के 12 तभी आ सकता है, 4 में से 3 गए, तो यहाँ से देखो इनमें से x कॉमन आया तो ये हो गया आपका 3x - 4 प्लस 1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3x - 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3x - 4 एक आया फैक्टर और एक आ गया x + 1। तो ये देखो हम जब शून्यक निकालते हैं किसी के तो उन्हें जीरो के इक्वल रखते हैं, तो 3x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू यहाँ से आया 4/3 और यहाँ से आया x इक्वल टू -1। अब देखो जो हम क्या करते हैं शून्यकों का जो गुणांक निकालते हैं, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है b/a, यानी कि x का गुणांक माइनस यहाँ पे -1 बटे a का गुणांक x² का गुणांक 3, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है भाई, अब अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c कितना है आपका -4। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप सत्यता की जांच।
क्योंकि आप वही तो कर रहे हो, ये अल्फा इंटू बीटा माइनस के 4 अपॉन ये कितना हो गया 3। अब देखो यहाँ पे हमारे ये निकल के आए मूल, शून्य बोलते हैं आप इन्हें, है ना। जैसे कि इन दोनों का जोड़ करो तो ये हो गया x1 x2, जोड़ो भाई 4/3 प्लस -1, तो एलसीएम लेंगे, देखो कितना आएगा 3, 4 - 1 बराबर 4 - 3, 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1/3। देखो ये भी योगफल और ये फॉर्मूले से तो दोनों इक्वल आए, सत्य है बिल्कुल। गुणनफल देखो, ठीक है, ये तो आ गया योग। अब चेक करना है हमें गुणनफल, तो 4/3 गुणा -1 गुणा करेंगे तो देखो -4/3, ये भी -4/3, ये भी फॉर्मूला से -4/3। तो इसकी सत्यता की जांच इस तरह से हो गई। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु, इसे भी हटाइए आप, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये तो आप देखो प्रूफ कर ही देते हैं, ठीक है। यानी कि कोई सर्किल दे रखा है, ठीक है, सर्किल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया वही, है ना, इधर खींच लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई एक आपकी टेंजेंट है, यहाँ पे कोई आपका सेंटर है, केंद्र, ठीक है। तो यानी कि हमें सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है। अब एक बात बताओ, पी क्यू मान लो कि पी क्यू एक स्पर्श रेखा है, पी क्यू एक स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। कहाँ पे है कि पी वृत्त पर कोई स्पर्श बिंदु है, पी वृत्त पर कोई एक स्पर्श बिंदु है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पे अगर P पर अगर कोई हम एक लंब खींचें, ठीक है, तो वो जो लंब होगा हमारा वो केंद्र से होकर गुजरेगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो हमें सिद्ध करना है कि अगर P पर कोई एक लंब खींचें, लेकिन देखो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें हम पहले से एक प्रमेय पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि कोई भी एक लंब खींचें P पर, सिद्ध करना है, लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु क्या है हमारा, स्पर्श बिंदु P है भाई, ठीक है, P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से गुजरता है, वृत्त के केंद्र से गुजरता है, ठीक है। अब देखो प्रूफ करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जानते हैं, हम इससे पहले एक थ्योरम पढ़ चुके थे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि यहाँ पे कि वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। यानी कि जो स्पर्श रेखा है हमें, अब देखो बहुत सारी इस पर त्रिज्याएं होती हैं इसमें, तो ये उस त्रिज्या पर लंब होती है जो इस पर लंब होती है, ठीक है, त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। ये थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम कोई एक बिंदु मान लेते हैं R, ठीक है, माना R कोई बिंदु है जो स्पर्श बिंदु पर लंब है, ये हमने मान लिया, ठीक है भाई। स्पर्श बिंदु पर लंब है। अब एक बात बताओ, ये चीज़ तो हम जानते हैं कि OP यानी कि O है हमारा, ये OP यानी कि अगर कोई हम अलग से कोई यहाँ पे R मान लें, ठीक है, ये हमने कोई R बिंदु माना है, तो यहाँ पे देखो OP जो है हमारा, OP लंब हो गया ना किस पे, OP लंब है PQ पे, ये इस थ्योरम की वजह से है, ठीक है। OQ यानी कि PQ पर लंब है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोण
ओ पी क्यू कहाँ है हमारा, देखो ओ पी क्यू, ये हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे, चूंकि पी आर भी लंब है, पी आर भी बिंदु किस पर, बिंदु स्पर्श बिंदु पी पर लंब है, ठीक है, स्पर्श बिंदु पी पर कैसा है, लंब है। तो हम कह सकते हैं कि कोण यहाँ पे आर पी क्यू बराबर भी तो 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ये भी 90 ये भी 90, तो हम मानेंगे समीकरण 1 और 2 मान लो, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से जब 1 और 2 जो दोनों ही वैल्यू बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं ओ पी क्यू बराबर कोण आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री। तो यह तो केवल तभी संभव है, कब, हम कह सकते हैं कि यह केवल तभी संभव है जब आर व पी एक ही रेखा पर स्थित हों, ठीक है भाई। इसलिए आर व पी एक ही रेखा पर स्थित होंगे, एक ही रेखा पर स्थित होंगे या हैं, ठीक है ना। इसलिए इससे ये सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि जो हमें ये पता है, ठीक है भाई। तो हम लिख सकते हैं कि स्पर्श बिंदु पी से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से गुजरता है, वृत्त के केंद्र से गुजरता है, ठीक है भाई, याद रखेंगे। अब देखो इसमें बचा, अब इसके बाद आया इसका ये वाला पार्ट, इसमें निकलवा रहा है माध्यक यानी कि माध्य का, ठीक है। क्या निकलवा रहा है, माध्य का। तो ये देखो 5वां पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि कक्षा के 30 विद्यार्थी दे रखे हैं, इसमें भार दे रखा है और छात्रों की संख्या दे रखी है, छात्रों की संख्या। देखो भाई यहाँ पे ये भार का मतलब इंटरवल दे रखा है आपको, यहाँ पे एफ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी के कितने छात्र किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखो 40 से 45 किलोग्राम के 2 छात्र हैं, ठीक है। 45 से 50 किलोग्राम के बीच में कितने हैं, 3 छात्र हैं। और 50 से 55 के बीच में कितने छात्र हैं आपके, 8। और यहाँ पे देखो 55 से 60 के बीच में कितने छात्र हैं आपके, 6। 60 से 65 के बीच में कितने छात्र हैं आपके, ये भी 6। और 65 से 70 के बीच में ये 3 हैं। 70 से 75 के बीच में आपके 2 छात्र हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि संचयी बारंबारता निकालते हैं। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा है ना कि किस में संचयी बारंबारता की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये बोलते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। अब देखो सी, इसका मतलब है सबसे पहले हम इसे जोड़ेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये सेम रखेंगे इसको। अब इसमें देखो इस वाले टर्म को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 2 और 3 ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। फिर ये जोड़ेंगे 8 5 13, ठीक है। 13 और 6 19, यहाँ पे ये ऐड करो, है ना, यहाँ पे आएगी। फिर ये जोड़ेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 25, ठीक है भाई। और ये हो गया 25 और 3 28, और ये हो गया 28 और 2 30, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका n = 30, ठीक है भाई। अब देखो ये जो हमें पूछ रहा है यहाँ पे माध्यक पूछ रहा है, ठीक है। तो माध्यक का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पे होता है L + n/2 - CF, ठीक है, अपॉन F × H। अब यहाँ पे देखो हमें ये चीज़ बतानी है आपको कि यहाँ पे ये वैल्यू कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं n/2, ठीक है। n/2, n क्या है हमारा 30, 30/2, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 15 कहाँ आएगा हमारा, सही, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 15, यहाँ तक 2 हैं, 5 हैं, 13, यहाँ तक 13 संख्याएं हैं। यहाँ पे कितनी आई है आपकी 19, यानी कि 15 से ज़्यादा है 19,
देखो इधर 2 5 13 19, तो यहाँ पे देखो ये 15 है, ये 19, 13 है, ये 19 है, तो ये लेकिन ये आया हमारा 15। तो हमें क्या देखना है कि जो माध्यक वर्ग होता है हमारा, ठीक है, जो एक होता है माध्यक वर्ग, कौन सा होगा कि हमारा इसमें आएगी, किसके अंतर्गत, ये एफ है और ये है आपकी सी एफ, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें देखो 13 तक, यहाँ तक कितनी संख्याएं, 13। अब यहाँ पे हमारी जो 15वीं संख्या होगी वो कहाँ पे आएगी, इसके अंतर्गत 6 हो सकती है, तो ये तो हो जाएगा आपका एफ, ठीक है भाई, ये हमें याद रखना है, ठीक। तो इससे जो पहले वाला जो वर्ग होता है वो होती है आपकी सी एफ, ये वाली, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा कितना, ठीक है, जो माध्यक वर्ग जिसमें हमारी 6 है उसकी जो लोअर लिमिट, ये मान लो निम्नतम सीमा, ये हो जाएगी आपकी एल, ठीक है, ये हो गई आपकी कितनी, एल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सारी वैल्यू, तो एल हो गई हमारी कितनी, 55, n/2 तो हमारा आ गया 15, सी एफ हो गया हमारा 13, एच क्या है देखो इनका डिफरेंस इंटरवल कितना है, एच इक्वल टू 5। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई, लगाओ वैल्यू, एफ रह गई हमारी, एफ लिखा तो हमने 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखो फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यक बराबर एल कितना है 55 प्लस n/2 कितना आया हमारा 15 माइनस सी एफ कितना है 13/6 गुणा 5, ठीक है। सॉल्व करो भाई, 55 प्लस 2/6 गुणा 5, ये कट जाएगी एक बार, तो 55 प्लस ये हो गया 1/3 गुणा 5, 5 से 3, 5 में ये हो जाएगा 1.67 बार, 5 से 3 का 5 में 3 एकन 3, 2.0, 3 छिक्के 18, 1.666, तो इसे आप 1.666 ही लेने दो, है ना, 1.66, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 57.57 नहीं 55 और 1 56, ठीक है, 56.6, ठीक है भाई। तो ये हो गया इसका माध्यक। अब देखो जो आपका बचा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट, इसके बाद क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला है कि एक डिब्बा है, च है इसका, ठीक है, आपके पास एक डिब्बा है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 5 लाल कंचे हैं, 5 कैसे हैं, लाल कंचे, ठीक, इसमें 8 सफ़ेद हैं और इसमें 4 हरे कंचे हैं, ठीक है, 4 कैसे हैं, 4 हैं हरे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक कंचा याद रखिए निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। तो सबसे पहले देखो कि डिब्बे में कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचे 8 और 4 12, 12 और 5 17 हो गए हमारे, ठीक है भाई। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमें निकालना है कि निकाला गया कंचा लाल हो, निकाला गया कंचा लाल हो, ठीक है। तो हमने वो इवेंट मान ली, फर्स्ट निकालते हैं पहले, है ना, P ऑफ E, यानी कि हमने वो मान ली R घटना मान ली, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता निकालनी, तो R के सापेक्ष रेड, ठीक है, R। तो यहाँ पे देखो लाल कितने कंचे हैं हमारे, उसके पक्ष में, या कह सकते हैं उसके फेवर में कितने आउटकम है, कितने कंचों में से निकाले जा सकते हैं, 5 में से, है ना। तो हम कह सकते हैं कि P ऑफ R यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, लाल कंचा निकालने की, तो N ऑफ R कितने हैं, ठीक है। तो N ऑफ R यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन R, R में कितने अवयव हैं रेड में, और यहाँ पे सैंपल स्पेस जो आपका कुल कंचे सैंपल स्पेस में है ना, तो उसके जो कुल आउटकम परिणाम होते हैं, तो ये हो गई हमारे देखो 5 बटे कितने हो गए 17, तो ये कैंसिल तो हो नहीं रही, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड बोल रहा है कि हरा नहीं है, तो अब एक बात बताओ, हरा नहीं है इसका मतलब, हरा नहीं है इसका मतलब है कि या तो वो लाल होगा या सफ़ेद होगा। तो हम निकाल लेते हैं कि हरा नहीं है, पहला हरा होने का निकाल लो, ठीक है। अगर P ऑफ H ग्रीन, हमने इवेंट निकाली है ना कि ग्रीन होने की निकाल लेते हैं, तो N ऑफ G ग्रीन कितने हमारे हरे 4 हैं भाई, N ऑफ S तो ये हो जाएगा देखो तुम्हारा कितना 4/17। अब एक बात बताओ, ये हरा होने की है भाई, है ना, P हरा, एक कंचा हरा निकाला हमने, है ना। अब किसी के नहीं होने की निकालते हैं हम, है ना, PG नहीं, कि हरा नहीं है। तो हमने लास्ट अभी एक क्वेश्चन किया था
कि 1 माइनस कर देते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 4/17। तो 17 माइनस 4/17, ठीक है। एलसीएम के बाद 17 में से 4 गए तो 13/17। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देखो प्रश्न संख्या 3 पर आ गए हम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 2 पार्ट हैं, उसमें से दोनों में से एक को करना है हमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि अब से देखो, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु बतानी है आपको क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि जैकब और उसका पुत्र जो 2 सदस्य हैं इसमें, तो दोनों की वर्तमान आयु बतानी हो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि माना दोनों की हम वर्तमान आयु मान लेते हैं, ठीक है भाई। जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु ये मान ली हमने x वर्ष, ठीक है। यानी कि हमने जैकब की आयु को माना x वर्ष। अब देखो यहाँ पे वो बोला कि उसके पुत्र की आयु, तो यानी कि उसके पुत्र की भी आयु मान लेते हो आप। तो यानी कि जब दोनों की आयु जब निकालनी है तो माननी तो दोनों की पड़ेगी, क्योंकि आपका देखो ये जो क्वेश्चन है वो है 2 वेरिएबल्स वाला, यानी कि 2 चर वाला रैखिक जो समीकरण है, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु मान लिया आपने y वर्ष, ठीक है। अब इसमें देखो आपको 2 शर्त दे रखी हैं कि 5 वर्ष बाद, तो यानी कि यहाँ पे लिखोगे आप 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष, ठीक है ना, 5 वर्ष बाद। तो जो कंडीशन आपको दे रखी है, तो एक बात बताओ, आपकी उम्र, जैसे कि जैकब की उम्र अब है कितनी, जैकब की उम्र या आयु अब 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद 10 + 5 15 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी ये x + 5 वर्ष, ठीक है। अब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, पुत्र की आयु, तो यानी कि पुत्र की आयु में भी हम 5 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा कि पुत्र की आयु भी हो जाएगी हमारी, पुत्र की y है तो ये हो जाएगी y + 5 वर्ष, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि देखो पिता बड़ा तो है ही वही x + 5 और y + 5, जब इनको इक्वल करें तो ये 5 वर्ष बाद जो उम्र है, जो जैकब की आयु है, वो उसकी 3 गुनी है भाई। तो ये 3 गुना 3 टाइम्स है, तो यानी कि अगर इन दोनों को इक्वल करें तो हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तभी तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा x + 5 इक्वल टू, ये हो गया आपका 3y प्लस यहाँ पे आ गई आपकी वैल्यू 3 × 5 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा x, 3y को इधर ले आओ माइनस के 3y, 5 को इधर ले जाएंगे तो 15 - 5, तो x - 3y इक्वल टू 10। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें सेकंड कंडीशन क्या दे रखी थी कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यहाँ पे देखो हम वो सेकंड कंडीशन दे रखी है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम 5 वर्ष पूर्व की स्थिति देखेंगे कि जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु। अब एक बात बताओ, आपकी उम्र है 10 वर्ष, 15 वर्ष, अगर पहले से अब आज से 5 वर्ष पूर्व कहें तो यानी कि माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी, जैकब की उम्र क्या है हमारी x वर्ष वर्तमान में, तो 5 वर्ष पहले हो जाएगी x - 5 वर्ष, ठीक है। तो उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु क्या मानी थी हमने y, तो आज से 5 वर्ष पहले उसकी हो जाएगी y - 5 वर्ष, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो पुत्र की आयु थी उसके पिता की आयु की, यानी कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये जो है 7 टाइम्स है इसका, है ना। तो यानी कि x - 5 और y - 5 इक्वल तब होंगी, बेटे से 7 गुना बड़ा है, तो यानी कि इसमें 7 का गुणा कर देंगे तब बराबर हो जाएगी इक्वेशन, यानी कि दोनों साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा x - 5 इक्वल टू, ये हो गया आपका 7y माइनस के 7 × 5 35, 5 को राइट हैंड साइड लेके जाओ भाई, देखो तो ये हो गया x इक्वल टू 7y माइनस के 35 प्लस के 5,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू ये 7y माइनस के 30। अब देखो हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, चाहे किसी भी मेथड से करो, एलिमिनेशन से या विलोपन से, है ना। एलिमिनेशन, विलोपन या सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन या विलोपन। तो यानी कि यहाँ पे देखो हम प्रतिस्थापन कर देते हैं। x इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू कितनी है 7y माइनस 30, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दो भाई, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दें भाई। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू है 7y माइनस की 30, और यहाँ पे देखो माइनस की कितना लिखा है 3y, बराबर कितना है आपका 10। ठीक है, देखो 7y प्लस का 3y माइनस का, तो कितने बचे 4y, माइनस के कितने बचे 30, बराबर 10। देखो ये माइनस का 30 है, राइट हैंड साइड जाके हो जाएगा प्लस का, तो 10 प्लस 30, तो ये हो जाएगा देखो 4y बराबर 40, तो y बराबर ये हो जाएगा हमारा कितना 40/4, 40/4, तो ये हो जाएगा आपका 10। अब देखो y की वैल्यू आ गई हमारी 10, तो यानी कि इसमें रख दो। ठीक है, 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी भी समीकरण से आप सॉल्व करके रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो यानी कि किसी भी समीकरण से रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं हम, देखो कि समीकरण 2 से या 1 से किसी में भी रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखते हैं भाई। समीकरण 1 है हमारा x माइनस 3y, 3 इंटू वाई की वैल्यू है 10 इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा देखो x माइनस 30 बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस 30 यानी कि 40। अब देखो x और y क्या माने थे हमने, वो जो वैल्यू मानी है हमने वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्या मानी थी, x मानी थी हमने जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है, और यहाँ पे y है पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी आ गई आपकी 40 वर्ष, x है ना आपकी। ठीक है, और पुत्र की कितनी है, y मानी थी आपने पुत्र की वर्तमान आयु, ये हो जाएगी आपकी 10 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 3। तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें देखो अथवा में एक और दे रखा है आपको, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका अथवा वाला भी कर लेते हैं। और ठीक है, ये दे रखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय समान चाल से तय करती है, यानी कि कोई एक चाल है उससे तय करती है। ठीक है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल मानेंगे। ठीक है, जो चीज़ दे रखी ज्ञात करनी है वो आप मानोगे सबसे पहले। ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, चाल बराबर मान लिया हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे दूरी कितनी है आपकी, जो दूरी तय कर रहा है वो रेलगाड़ी, कुल दूरी हमें कुल दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर। तो एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपको फॉर्मूला तो अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ, हमें निकालना है समय कि इतनी दूरी को तय करने में, यहाँ पे देखो हम फॉर्मूला लिखेंगे चाल गुणा समय। ठीक है, बराबर दूरी। हम अगर समय निकालें कि 480, यहाँ पे लिखेंगे हम 480 किलोमीटर, ठीक है ना, की दूरी तय करने में लगा समय। किसको लगा समय, रेलगाड़ी को। ठीक है भाई, क्योंकि रेलगाड़ी तो चल रही है। समय बराबर देखो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि समय बराबर जो दूरी है आपकी, ठीक है, बटे चाल हो जाएगी। ठीक है भाई, तो दूरी कितनी है आपकी 480 किलोमीटर, चाल क्या है x, तो यहाँ पे ये आ गई आपकी घंटा, क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है समय। ये हो जाएगा देखिए घंटा में। ठीक है ना, अब एक बात बताओ, लेकिन इसमें ये जो सेकंड बात बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो यानी कि चाल हमें कम करनी है, तब वो कितना 3 घंटे अधिक ले रहा है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे क्या करना है कि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, ठीक है,
तब देखो नई चाल क्या हो जाएगी आपकी, नई चाल पहले x है, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहे हैं तो ये हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कहेंगे कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है भाई, तय करने में लगा समय। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा, दूरी तो सेम है 480 और ये चाल हुई कम। ठीक है, तो ये इतने घंटे हो गए। अब ये बोल रहा था कि एक बात बताओ, जब आप तेज जाओगे तो कम समय लगेगा, धीमे धीमे जाओगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो अधिक समय इसमें लगेगा। अब ये बोल रहा है कि 3 घंटे अधिक लेती है, इसमें 3 घंटे अधिक लगे। ठीक है ना, तो जो प्रश्न के अनुसार अगर इसमें से इसे घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा, है ना। ये इतने घंटे हैं, ये कुछ घंटे हैं, तो इसमें से अगर इसे माइनस कर दें तो ये हो जाएगा, देखो कितना आपका 480 बटे x माइनस 8। ठीक है, माइनस 480 बटे x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 घंटे बचे, यानी कि 3 घंटे अधिक हैं इसमें, इसमें से कम को घटाएंगे तो 3 घंटे बचे। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में 480 आ रहा है कॉमन, तो हम कॉमन ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बचा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल टू 3। अब देखो इस 3 से ये वैल्यू हमारी कैंसिल भी हो रही है। ठीक है, तो एक बार कट कर लेंगे इसको, पहले एलसीएम ले लो इसका, ये आ जाएगा हमारा कितना, x और x माइनस 8। यहाँ पे ये 3 था, 3 से 1 और ये 3 से 1 6 0। ठीक है, 160 बार कट गई ये वैल्यू। अब देखो x का इधर मल्टीप्लाई, x माइनस इसका इधर, तो ये x माइनस 8 ब्रैकेट का यूज करेंगे वरना प्लस माइनस भूल जाओगे आप फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया 160, x माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 8 हो गया भाई। ठीक है, बटे ये हो जाएगा तुम्हारा x और ये है x माइनस 8 बराबर 1। यहाँ पे देखो एक x से एक x कैंसिल, इसके नीचे 1 मान लेंगे भाई। तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर करेंगे और इसका इधर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 160 गुणा 8, तो 160 गुणा 8 बराबर ये हो जाएगा x का इसमें मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वेयर माइनस 8x हो गया ये। अब देखो ये हो गया, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, तो यहाँ पे बचेगा 0 इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 8x 128, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 180 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि इसको हम इधर ले गए तो चिन्ह चेंज हो गया। अब देखो हमें इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करें 1280 के फैक्टर करो कि बीच में घटा के तो -8 आ जाए और जोड़ के जो भी वैल्यू होगी, देखो 2 से ये 6 4 0। ठीक है ना, 2 से 3 2 0, ये हो जाएगा 1 6 0, ये 2 से 8 और 0, ये 40, ये हो गया हमारा 32 20। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 10, ये 2 से 5 5 से 1। अब देखो जोड़ के घटा के तो -8 आना चाहिए, गुणा करके तो ये आएगा ही। ठीक है, तो ये हो गई, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 के आसपास आना चाहिए, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, यानी कि देखो ये हो जाएगा हमारा कितना, एक्स स्क्वेयर माइनस के 40x यानी कि प्लस की 32 माइनस की 1280। तो हमें ऐसे भी जोड़ा बनाना होता है। ठीक है, कि 40 में से 32 गई तो 8 है और उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इन दोनों में से x कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 40। ठीक, प्लस यहाँ पे कितना कॉमन है 32, तो यहाँ पे x माइनस ये भी देखो 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 12, तो ये 0। ठीक है, तो ये एक वैल्यू आई आपकी x माइनस 40 और एक x प्लस 32, तो दोनों वैल्यू आप 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे आई x इक्वल टू 40 आ जाएगा। अगर x माइनस 40 बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 32 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 32। तो नेगेटिव वैल्यू आप ले तो नहीं हो। ठीक है, तो जो रेलगाड़ी की चाल हो गई आपकी, ठीक है, जो रेलगाड़ी की चाल हमें निकालनी है वो क्या हो गई आपकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, यही आपको निकालनी थी। अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट हैं, उनमें से दोनों में से एक करना है। तो ये बोल रहा है आपको कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है भाई। ठीक है, ये देखो आपकी एक सड़क है कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे हैं। ये देखो भाई कि खंबे दोनों जो हैं वो समान लंबाई के हैं। ठीक है ना, ये सड़क है,
ये है आपकी 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है, ये हमें दे रखी है सड़क। अब दो खंबे हैं, हम मान लेते हैं कि ए बी और सी डी हमारे कोई दो खंबे हैं, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि ए बी और सी डी हमारे दो कोई खंबे हैं। अब यहाँ पे कहीं पे कोई एक बीच में, कहीं भी ऐसा नहीं है कि बीचों बीच है ना, क्योंकि अगर बीचा बीच होता तो एंगल समान होता है। यहाँ पे देखो एंगल अलग अलग हैं, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, जैसे कि ए बी कोई खंभा है, उसका उन्नयन कोण है आपका, है ना, और एक है ये, तो यानी कि एक तो दे रखा है आपको 60 डिग्री 60 डिग्री, और ये दे रखा है आपको 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी कि इस खंभे से इसकी दूरी कितनी है, लेकिन टोटल दूरी तो आपकी 80 है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि ए बी व सी डी कोई दो समान लंबाई के खंभे हैं, ठीक है भाई। तो यानी कि हमने वो समान लंबाई जो मानी है खंभों की, है ना, वो h मान लेते हैं, ठीक है, h हो गई। अब देखो सड़क की चौड़ाई, तथा ये तो आपको दी हुई है, सड़क की चौड़ाई कितनी दी है हमें, 80 मीटर है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कोई बिंदु है E, ठीक है ना, बिंदु E कोई सड़क पर स्थित है, ठीक है ना, बिंदु E सड़क पर स्थित है आपका। अब इस बिंदु को, यहाँ पे देखो दो त्रिभुज बने आपके, इसलिए त्रिभुज बी ए ई में सबसे पहले हम बी ए ई को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने जो ए ई डिस्टेंस है हम इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स सी ई। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि त्रिभुज में जो साइड हमें ज़रूरी है वो चाहिए, केवल उसी का यूज करेंगे, जैसे कि ए बी चाहिए और ए ई, तो दोनों चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कि ए बी अपॉन ए ई। अब एक बात तो पता ही आपको कि लंब बटे आधार क्या होता है आपका, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आई आपकी एच बटे एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इक्वल टू टेन 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक। यहाँ से देखो h इक्वल टू √3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, इसको मान लो आप इक्वेशन 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब क्या करेंगे कि फिर से आपको त्रिभुज सेकंड लेना है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज डी सी ई में, ठीक है, इसमें भी आपको देखो कितना है डी सी अपॉन यहाँ पे भी आपका सी ई हो जाएगा या ई सी इक्वल टू यहाँ पे हो गया हमारा टेन 30 डिग्री, 30 डिग्री दी है वैल्यू। तो देखो डी सी की वैल्यू फिर एच है, यहाँ पे ई सी की वैल्यू है हमारी 80 माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा h√3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो h की वैल्यू ले रही, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, ठीक है भाई, h का मान रखते हैं यहाँ पे रखने पर, तो ये हो जाएगा, देखो h यहाँ पे पहले से है, यानी कि यहाँ पे h का मान रखना है, तो ये हो जाएगा आपका √3 इंटू एक्स, यहाँ पे √3 पहले से है, इक्वल टू ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ तो 3x प्लस एक्स हो जाएगा 80, 3 और 1 4x बराबर 80, तो x बराबर आ जाएगा 4 से ये कट गया 20 बार, ठीक है भाई। तो यानी कि जो खंबे हैं, एक खंबा एक सड़क से उसकी जो चौड़ाई है दूरी, ठीक है ना, सड़क के एक किनारे से बिंदु की दूरी 20 मीटर है, ठीक है। अगर दूसरे से पूछे तथा दूसरे किनारे से कितनी हो जाएगी भाई, 60 मीटर है, और खम्भों की ऊंचाई कितनी हो गई आपकी, खम्भों की ऊंचाई ये हो जाएगी हमारी h समीकरण 1 से करेंगे, ठीक है, तो hx, तो ये हो जाएगी h इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेम यही प्रॉब्लम देखो इसी तरह की हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई दूरी का है, फोर्थ पार्ट का जो सेकंड है, ठीक है ना।
उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको अवनमन कोण दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। जैसे कि ये बोल रहा है कि समुद्र तल है कोई, ठीक, यहाँ पे ये नीचे समुद्र तल है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी कि ये कोई ये आपका एक लाइट हाउस है जहाँ पे लाइट लगी होती है ऊपर, ठीक है ना, ये 75 मीटर ऊंची है। दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, यानी कि कोई जो जहाज हैं वो पानी में नीचे चल रहे होंगे, एक कहीं यहाँ पर है और एक कहीं उसके पीछे होगा आगे, ठीक है। तो जो दोनों के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनते हैं, ऊपर से देखने पर, है ना, एक ये है और एक ये है। तो ये छोटा वाला कितना है कि एक तो 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 30 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं, ठीक है, और ये दे रखा है 45 अंश, तो ये हो गया आपका 45 अंश, ठीक है भाई। तो एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, तो यानी कि हमने मान लिया कि ए बी आपका कोई लाइट हाउस था, ठीक है, और सी और डी आपके कोई दो जहाज हैं जो एक दूसरे के पीछे हैं। तो जहाज़ों के बीच की दूरी पूछ रहा है हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जहाज़ों के बीच की दूरी है एक्स, ठीक। तो यहाँ पे माना आपका ए बी कोई लाइट हाउस है, ठीक है, ए बी लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई आपकी 75 मीटर है, ठीक है। तब डी सी और डी, सी व डी दो जहाज हैं जिनके बीच की दूरी x मीटर है, हमने ये लिख लिया, ठीक है, क्योंकि हमें जो निकालनी है वो चीज़ उस पर ध्यान रखना है, बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से ये x है तो ये भी तो कुछ होगी, यहाँ से यहाँ तक की लाइट हाउस के बीच की दूरी y मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले सी ए बी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज सी ए बी में, ठीक है भाई, करो यहाँ पे। तो ये भी देखो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू यहाँ पे हो गया देखो 1045, 1045 डिग्री। आपको ए बी तो पता है, दे रखी है 75, ए सी दिया है आपका वाई, माना है हमने भाई 1045 की वैल्यू 1, तो इसे 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इक्वल टू आ गया भाई 75 मीटर, यानी कि पहले जहाज से लाइट हाउस की दूरी। अब उन जहाज के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि फिर से त्रिभुज डी ए बी में कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ए बी हो जाएगा आपका, ठीक है, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ये हो गया 1030 डिग्री। तो ये देखो ए बी कितना आया हमारा 75, ए डी कितना है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1030 का मान, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 बराबर x प्लस वाई। अब देखो y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, हमें x का मान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, देखो समीकरण 1 से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 75√3 इक्वल टू x प्लस 75, इसे ले जाओ राइट हैंड साइड, घटा देंगे तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 75√3 माइनस के 75, तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं 75, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, इतने मीटर हो गई जो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक है भाई, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, अब देखो इसके बाद क्या होता है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक ऊंचाई 2.4 मीटर वाले और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अच्छा, यानी कि देखो आपको एक दे रखा है बेलन सिलेंडर, ठीक है, तो इसमें से आपको बेलन जो दे रखा है एक शंकु काटना है, ठीक है, कितनी ऊंचाई और वो दे रखी है आपको सेम उसी से ऊंचाई और त्रिज्या का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है हमें, इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 2.4 मीटर, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है। अब देखो एक व्यास दे रखा है, सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई जो हमें गिवन है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है हमें h मानेंगे, तो ये 2.4 है मीटर। अब इसकी त्रिज्या r इक्वल टू ये दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, देखो व्यास ये दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर,
देखो या तो ये यूनिट दोनों एक जैसी कर लो, ठीक है, क्योंकि ये 2.4 मीटर है और ये यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये दोनों ही एक जैसी यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो रेडियस हो जाएगी आपकी 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है भाई। अब देखो ये मीटर में ये सेंटीमीटर में तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, यानी कि ये जो यूनिट है ना वो सेम होनी चाहिए एक जैसी, तो ये मीटर ही होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीटर दे रखी है। अब देखो ये है इसकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी उसका आपके इसमें से कोण शंकु काटना है आपको, ठीक है, तब उसका सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो कि उसकी भी तो ऊंचाई सेम हो जाएगी, त्रिज्या भी सेम है। तो अब एक बात बताओ, जैसे कि हम अगर शंकु में से कुछ काट देंगे, जैसे कि एक स्पेयर है गोला, अगर उसमें से आधा गोला काटते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो 2πr² नहीं होता, वो हो जाता है 3πr², क्योंकि उसमें 2πr² तो होता ही है और उसका जो πr² जो सरफेस जैसे कि ऊपर से तरबूज की तरफ जो सर्किल टाइप की बनती है वो भी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हमें निकालना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो सरफेस एरिया हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा उसका बेलन का तो होगा ही, ठीक है ना। तो शंकु काटने के बाद, ठीक है ना, शंकु काटने के बाद बची ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 2πrh होता है हमारा, प्लस एक साइड को तो बचेगा आपका πr², ठीक है, प्लस अब जो कोन का सरफेस एरिया होता है वो हमें निकालना पड़ेगा πrl, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो हमें r है h है लेकिन हमारे पास l नहीं है, तो l हम किसके कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से जो हमारे पास h² + r² = l² रिलेशन होता है, ठीक है ना, तिर्यक ऊंचाई का, सिलेंट हाइट। तो यहाँ पे देखो h क्या है हमारा 2.4 का स्क्वेयर प्लस ये है आपका 0.7 का स्क्वेयर = l² हो जाएगा। 24 का वर्ग कितना होता है हमारा 576, ठीक है। 7 का वर्ग होता है हमारा 0.49, ठीक है। तो ये हो जाएगा l²। तो यहाँ पे अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये 6.25 आया = l², ठीक है ना। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा l = 2.5 मीटर। देखो ये यूनिट जो है यहाँ पे हमें पता चल रही है कि ये यहाँ पे मीटर ही थी, या तो केवल मीटर होनी चाहिए या सेंटीमीटर, तभी तो हमारी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखो ये आ गई आपकी 25। अब जो वैल्यू है आपकी वो सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो पाई सारे में कॉमन है तो हम कॉमन ले लें, आसानी हो जाएगी हमें सॉल्व करने में। 2 × r क्या है हमारा 0.7, 0.7 h क्या है हमारा 2.4, ठीक है। कॉमन ले लो या मत लो, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू कैंसिल हो रही है आपकी, काट देंगे, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा तुम्हारा देखो 22/7, 22/7 प्लस यहाँ पे भी पाई है आपका 22/7, r² है आपका 0.7 × 0.7 प्लस पाई है आपका 22/7 × r है 0.7 × l कितना आया 2.5, ठीक। यहाँ पे देखो इस 7 से ये 0.1 बार कट गई वैल्यू, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 का गुणा 0.2, तो ये देखो यहाँ पे हमने ये वैल्यू कट कर दी, ठीक है ना, 7 से ये 0.1 बार। तो यहाँ पे अब देखो ये वैल्यू आ गई इस तरह से, तो देखो 22, 22 और 22 इन तीनों में आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये मल्टीप्लाई करके आ गई वैल्यू, इसका ये 0.01, 0.025, तो ये सारे ऐड कर दिए, हमारे 0.74 आ गया। तो 22 का मल्टीप्लाई किया इसमें तो ये हो जाएगा आपका इतने मीटर स्क्वेयर, 16.28 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका 5 का फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका। इसके बाद देखो इसमें जो सेकंड पार्ट दे रखा है आपको, सेकंड दे रखा है, उसमें क्या करना है कि ऊंचाई यहाँ पे दे रखा है कि 220 और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। अच्छा जी, यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान से कि यहाँ पे एक कोई बड़ा सा बेलन है, ठीक। तो यहाँ पे जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है आपको, ऊंचाई दे रखी है वो 220 सेंटीमीटर,
ठीक है भाई। अब इसका जो आधार का व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे जो दो बेलन है, बेलन की ऊंचाई जो बेस में बना हुआ है, तो h इक्वल टू 220 मीटर है, सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी है आपकी, यानी कि डायमीटर दे रखा है, देखो d हमें 24 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, d/2। तो अब देखो इसके ऊपर एक छोटा बेलन रखा हुआ है, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो 12, ये वाली, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक छोटा बेलन, इस टाइप का कोई खम्भा बना हुआ है, ठीक है। उसकी जो ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है केवल, ठीक है। तो यानी कि ऊर्ध्वाधर, यानी कि इसके ऊपर जो बेलन बना हुआ है उसकी जो ऊंचाई है वो, उसे हम मानेंगे छोटी h, है ना, स्मॉल h। तो वो दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी 8 सेंटीमीटर, तो उसे छोटी r मान लो भाई, ठीक। तो लोहे का स्तंभ, ये खंभा जो बना हुआ है इस तरह का लोहे का है। तो लोहे से इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि इसकी जो 1 घन सेंटीमीटर है, यानी कि देखो इसमें जो वॉल्यूम बन लगा, वॉल्यूम आयतन ज्ञात करना है उसमें, कि अगर आयतन आ जाएगा जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयतन बनाने में कितना लोहा लग रहा है 8 ग्राम, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपको बतानी है कि जितने भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा तो उसमें आपको 8 से मल्टीप्लाई कर देना कि उतने ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कहेंगे कि स्तंभ को बनाने में, ठीक है, प्रयोग लोहा, ठीक है ना, प्रयुक्त लोहा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, उसके आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़े बेलन का आयतन, ठीक है ना, यानी कि बड़े भाग का, ठीक, प्लस छोटे का बेलन का आयतन, ये दोनों का हमें आयतन ऐड कर देना है। प्रयुक्त लोहा उसमें अभी 8 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहले हम स्तंभ का आयतन निकालते हैं, ठीक है भाई, स्तंभ का आयतन। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा पाई, कैपिटल R मानिए h, प्लस ये पाई स्मॉल r स्क्वेयर h, ठीक है। वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा पाई तो 22/7 है, कट तो रही नहीं है यहाँ पे, पाई की वैल्यू भी वैसे ही बोल रहा है 3.4 रखनी, 1.4 रखनी है। तो पाई r कितना है हमारा 12 बड़ी, h कितना है 220 बराबर पाई, स्मॉल r कितना है आपका 8, तो ये 8 का वर्ग, छोटी h कितनी है हमारी 60, इधर देखो पाई ले लिया हमने कॉमन, 12 का वर्ग 144 गुणा 220 प्लस 8 का वर्ग 64 गुणा 60, ठीक है भाई, कर दो गुणा इन दोनों का आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 144 गुणा 220, तो ये हो गया हमारा कितना 8 8 2 8 8 और 2, तो ये हो जाएगा हमारा 8 6 1 3 0 प्लस ये तो हो गया इतना 31,680, 6 का गुणा करेंगे 6 24 24 4 2 36 और 2 38, ठीक है भाई, 38 40, ये पाई है आपका। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये तो 0 हो गई, 8 और 4 12 आ गए 2 हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 1 4 और ये 5 और ये हो गया आपका 3, ठीक है भाई, 355। यहाँ पे आ जाएगा पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, ये तो आ गया हमारा उसका आयतन। लेकिन अब इसमें जो प्रयुक्त लोहा है वो कितना है कि ये इतने सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है भाई। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें कि स्तंभ को बनाने में प्रयुक्त लोहा, स्तंभ को बनाने में प्रयुक्त लोहा, बनाने में प्रयुक्त कुल लोहा, ठीक है ना, प्रयुक्त कुल लोहा। तो एक बात बताओ, हमने ये चीज़ लिखी है पहले ही कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम, तो यहाँ पे इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 355 20 गुणा 3.14 गुणा 8। तो अब इसका आंसर आपको खुद लिखना है, ठीक है भाई, ये हो गया आपका कंप्लीट। देखो ये जो 35,520 गुणा 3.14 है, इसका गुणा आ गया इतना, तो अब 8 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ रहा है आपका कितना 8 ग्राम से 64 का 4 हासिल 6
पॉइंट, ठीक है। 8 दूनी 16 और 22 की 2 हासिल 2 हो गए आपके, ठीक है। 24 26 का 6 हासिल 2, 40 42 4, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 8 1 8 1 9 और ये 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इतना। तो यानी कि ये आया आपका, देखो ग्राम। अगर किलोग्राम में चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो 1000 से डिवाइड करके, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका। तो ये हुआ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्व हो गया आपका, ठीक है।